Hello friends, after the previous lecture in genetics, now I am going to talk about the lethal gene. In lethal gene, the first thing which you have to keep in mind is this, that it will be responsible to kill the organism, कि ये जीव को मार देगा. This lethal gene was studied by ल्यूसीन क्यूनॉट. ल्यूसीन क्यूनॉट ने इसका अध्ययन किया था और इसमें जो रेशियो मिलता है वो मिलता है 2:1. बात खत्म. बट लीथल जीन इज ऑफ टू टाइप. डोमिनेंट लीथल जीन यानी कि प्रभावी मारक जीन, एंड नंबर 2 रेसेसिव लीथल जीन यानी कि अप्रभावी मारक जीन. प्रभावी मारक जीन जो होता है उसके एग्जाम्पल ब्रैकीफेलेंजी, ब्रैकीफेलेंजी का मतलब होता है उंगलियां छोटी छोटी सी. दूसरा होता है हंटिंगटन कोरिया. तीसरा होता है एपिलोइया इन मैन. और चौथा होता है येलो लीथल जीन. रेसेसिव के एग्जाम्पल हमारे पास में हैं टे सैक डिसीज, जिसमें अब सामान्य वसा उपापचय होती है, यानी कि एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म पाई जाती है. दूसरा होता है माउस हाइड्रोसेफेली. माउस हाइड्रोसेफेली जिसमें अब सामान्य उपास्थल वृद्धि होती है. एबनॉर्मल कार्टिलेज ग्रोथ अकर्स. और तीसरा है सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया, ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए बेटा कि कौन सा डोमिनेंट का एग्जाम्पल है लीथल जीन का और कौन सा जो है रेसेसिव का एग्जाम्पल है. मैं आपको येलो लीथल जीन येलो माइस लीथल जीन के बारे में बताने जा रहा हूं. एक चूहा है, ये रहा. इसका जीनोटाइप ये है. इसमें A⁴ जो है उसके कारण डोमिनेंसी प्रकट हो रही है. हमने बोला भाई तो सुस्त क्यों है, तो इसने बोला कि सर देखो ये तो ओके है, लेकिन इसके कारण मेरे अंदर जो है उपापचय क्रियाएं जो है वो कम होती हैं और प्रभावित रहती हैं. ऐसे ही एक और चूहा हमने लिया, उसका भी जीनोटाइप ये था, यानी कि स्मॉल ए के कारण तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, परंतु कैपिटल ए और वाई के कारण जो है वह प्रभावित हो रहा है, उसकी उपापचय क्रियाएं कम हो रही हैं, इसलिए वो लेथार्जिक है. अब इसको क्रॉस कराया हमने, ये मेल ये फीमेल, तो ये मिला ये मिला ये मिला.
इनको हमने ये लिया, तो अब हमारे पास में ये वाला जीनोटाइप आ गया। तो ये तो अच्छा जीन था, ये खराब जीन था, पर चूंकि ये स्मॉल ए के साथ में था इसलिए ये चूहा नहीं मर रहा था। लेकिन ये वाला चूहा तो मर जाएगा, इट विल डाई। तो क्रॉस लगा दिया मैंने। तो 4 में से कितने बचे? 3 में से 2 का जीनोटाइप बिल्कुल एक जैसा है, ये वाला 2AYA:1AA। तो रेशियो क्या निकला? 2:1। खत्म। ये हो गया हमारा लीथल जीन का रेशियो। लीथल जीन का जो रेशियो है वो निकला 2:1। आपको सीधा रेशियो याद करना है और थोड़ा सा समझना है कि डोमिनेंट लीथल जीन कौन से होते हैं और रेसेसिव लीथल जीन कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको पॉलीजीन के बारे में बताने जा रहा हूं। पॉलीजीन, पॉली का मतलब क्या हो गया? अनेक, बहु, जीनी प्रभाव। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे डोमिनेंट जीन होंगे। जैसे अपन बात करते हैं ह्यूमन स्किन कलर की, पॉलीजीन से जो इनहेरिटेंस होता है, आनुवांशिकी होती है, उसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी को हम मात्रात्मक आनुवांशिकी भी कहते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। और हमारी त्वचा का जो रंग है, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति काला होता है, कोई बहुत ज़्यादा गोरा होता है, कोई कम गोरा होता है, कोई कम काला होता है, कोई मध्यवर्ती होता है। इसका मतलब मानव की त्वचा के 5 रंग होते हैं। 5 कलर्स ऑफ द ह्यूमन स्किन आर देयर। ऐसा क्यों होता है? माना कि ये 5 जीन है हमारे पास में, A, B, C, D, E। एक हीमोग्लोबिन के लिए, ऑक्सीमोग्लोबिन के लिए, एक मैलिन के लिए, कैरोटीन के लिए, कैरोटिनॉइड्स के लिए। ये डोमिनेंट है। सपोज करो ये मैलिनिन है वाला जीन है, अगर ये पूरा का पूरा भाग लेगा तो बंदा ब्लैक पैदा होगा, और ये बिल्कुल नगण्य होगा। और ये ए वाला वाइटनेस के लिए जो उत्तरदायी है, ये पूरा भाग लेगा तो बंदा बहुत गोरा होगा। जैसे कि अफ्रीकन निग्रो जो होते हैं पूरे काले होते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग बहुत गोरे होते हैं। हम लोग गेहुआ कलर के, हम लोग मुलेट्टो कहलाते हैं, हमारा मध्यवर्ती रंग है। तो ये क्या होता है कि व्हेन वेनी डोमिनेंट जीन्स आर देयर एंड अ पार्ट ऑफ इट, सपोज करो इतना भाग इसने लिया, इसने इतना लिया, इसने इतना लिया, इसने इतना लिया, इसने इतना लिया, अब ये पांचों मिलकर एक यूनिट, एक इकाई का काम करते हैं, जिससे कि फाइनल कलरेशन होता है। फाइनल कलर हमको जो है देखने को मिलता है। इसको हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। कॉलड्यूटर is called as father of polygenic inheritance, जिन्होंने सबसे पहले तंबाकू के ऊपर कार्य किया। नेल्सन व एले ने गेहूं पर कार्य किया। डेवनपोर्ट ने ह्यूमन स्किन कलरेशन पर
कार्य किया। अब ह्यूमन स्किन कलरेशन की बात अपन करते हैं तो डेवेनपोर्ट ने वास्तव में अमेरिका के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ दो तरह के लोग थे, वाइट यानी कि एल्बिनो, और थे ब्लैक यानी कि निग्रो। तो ये ब्लैक रहा, जिसको कि हम लोग निग्रो भी कह सकते हैं, और दूसरा रहा वाइट। निग्रो का कलर डेवेनपोर्ट मानता था कि दो जीन पेयर के द्वारा होता है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और वाइट जो था वो स्मॉल ए स्मॉल बी के द्वारा नियंत्रित होता था। अब इन दोनों का क्रॉस कराया तो इसका गैमेट ये बना, मियोसिस हुई, इसका गैमेट ये बना, मियोसिस हुई, दोनों को मिलाया तो अब ये जीनोटाइप हमारे पास में आ गया। ये F1 वाला हो गया, इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों आ रहे हैं, तो ऑल विल बी निग्रो। निग्रो तो नहीं कहेंगे, विल से इट ऑल विल बी मुलेट्टो, मीन्स मध्यवर्ती रंग होगा, इंटरमीडिएट कलर हमको देखने को मिलेगा। अब इसी का क्रॉस इसी से कराया तो डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो हमको रेशो एंड के अंदर ये वाला मिलेगा, 1:4:6:4:1। अब इसमें ये जो होगा ये तो बिल्कुल इसके जैसा होगा, और एक जो होगा वो बिल्कुल वाइट होगा। अब बचे चार में क्या होगा, निग्रो है ये पूरा काला, ये लेस ब्लैक होगा, कम काला होगा, और ये प्योर वाइट है, ये लेस वाइट होगा, कम सफ़ेद होगा, और ये कैसा होगा, ये इंटरमीडिएट होगा यानी कि मध्यवर्ती होगा। तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का रेशियो होता है। डायरेक्ट याद कर लो 14,641 यानी कि 1:4:6:4:1। बात खत्म। अगर ट्राई हाइब्रिड का क्रॉस का मैं बताऊं तो डाई हाइब्रिड में तो ये था ही, ट्राई हाइब्रिड के अंदर ये एक और जीन पेयर ले लिया अपन ने, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। इसके अंदर क्या मिला, ABC, इसके अंदर क्या मिला, ABC, दोनों को मिलाया तो क्या मिला, ABCC। ये भी कैसे होंगे, मुलेट्टो। और जब इसी का इसी से क्रॉस कराएंगे 3 जीन पेयर में, तो F2 के अंदर जो रेशियो आएगा वो होगा तुम्हारा 1:6:15:20:15:6:1। इनको टोटल करो, कितना निकलना चाहिए ट्राई हाइब्रिड के अंदर, 64। देखते हैं, 1 और 6 7 5 12, 5 17, 6 23 और 1 24 की 4 हासिल कर 2, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 64 राइट निकलता अपना। इसका टोटल करोगे तो ये 16 निकलेगा। तो ह्यूमन स्किन कलरेशन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या निकलता है, दिस वन, और ट्राई हाइब्रिड का रेशियो क्या निकलता है, ये रेशियो निकलता है। बनता है क्वेश्चन नीट के अंदर, सो बी केयरफुल, दे विल टॉक अबाउट द रेशियो। दे कैन जस्ट हैव अ न्यूमेरिकल ऑल्सो कि सपोज करो इनका क्रॉस कराया, ऐसे बोलेगा वो, और हमको 16 लोग मिले, उनमें से 15 जो थे वो इस अनुपात में थे, तो 16वां का कैसा होगा, ये 1 निकलेगा। वो 1 कैसा होगा, वाइट होगा। अब बात चलती है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि कोशिका द्रव्य अनुवांशिकी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी कि
कोशिका द्रव्य अनुवांशिकी। आप देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि अपना ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जीन है। तो हम लोगों के अंदर जो कैरेक्टर आते हैं माता पिता से, वो तो केंद्रकीय जीन के कारण आते हैं। लेकिन केंद्रक के अलावा भी कुछ जीन साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, उनको हम लोग, जैसे ये जीन है एक, जीन 1, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक जीन। यदि साइटोप्लाज्मिक जीन का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता और केंद्रकीय जीन का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो हम उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। हम बात करते हैं ह्यूमन एग की। चलो, ह्यूमन एग, इसमें साइटोप्लाज्म बहुत है और न्यूक्लियस छोटा है, और वहीं हम शुक्राणु की बात करते हैं, स्पर्म की बात करते हैं। तो स्पर्म में तो केवल एक छोटी सी परत साइटोप्लाज्म के रूप में देखने को मिलती है, जिसे हम लोग मैनचेट लेयर कहते हैं। मैनचेट लेयर। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं मेरे पास में। सिग्मा पार्टिकल ऑफ ड्रोसोफिला। नंबर 2, कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। नंबर 3, नरबंध्यता मेल स्टेरिलिटी। नंबर 4, वेरीगेटेड लीव, भिन्न भिन्न प्रकार की पत्तियां। और एक है कॉइलिंग इन स्नेल शेल। स्नेल शेल कॉइलिंग। स्नेल क्या होता है? घोंगा। ये रहा, इसमें ये कॉइलिंग इस तरफ है, दाएं हाथ की तरफ। इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रल कॉइलिंग, दक्षिणावर्त कुंडलन। और इसके अंदर हमको है ये वाली कॉइलिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सिनिस्ट्रल कॉइलिंग, वामावर्त कुंडलन। माना कि इसका जीनोटाइप कैपिटल डी है, और ये आपकी है फीमेल और ये आपका है मेल। तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ? ये हुआ, मियोसिस हुआ, ये मिला, इसमें भी ये मिला, दोनों को मिलाया तो ये फीमेल वाला करेक्टर F1 में आएगा। यानी कि पहली पीढ़ी में सारे लक्षण मदर के समान होंगे, फीमेल के समान होंगे। ये हो गए। अब इसको यदि आप इंटरब्रीडिंग कराएंगे तो F2 के अंदर भी ये ऑल डेक्स्ट्रल निकले, और इसमें भी क्या होगा? ऑल डेक्स्ट्रल निकलेंगी। क्योंकि अगर ये फीमेल है, ये वाला, और इसका छोटा डी भी आ जाएगा ना, तो भी मदर का ही कैरेक्टर होगा, भले ही मेल का डोमिनेंट कैरेक्टर डी क्यों ना उपस्थित हो। इसके अंदर F2 में भी सारे के सारे आपके पास में डेक्स्ट्रल आ गए। अब बात चलेगी कि
F2 के अंदर अगर इंटरब्रीडिंग कराई जाएगी तो आपको 3 तो डेक्स्ट्रल मिलेंगे और 1 आपको सिनिस्ट्रल मिलेगा। क्या सीखना है? F1 व F2 में सभी फीमेल के समान और F3 में 3 फीमेल के समान और 1 मेल के समान संतति प्राप्त होती है। इसी को हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो अपन ने एक लाइन में इसको अपन गेम खेल सकते हैं। किन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस द फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स आर ड्यू टू द जीनोटाइप ऑफ द मदर। बात खत्म। इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस phenotype of generation is due to genotype of mother। यानी कि कोशिका द्रव्य अनुवांशिकी में संतति का बाह्य प्रारूप जो होता है वह माता के जीन प्रारूप पर निर्भर करता है। और इसी के साथ में हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस समाप्त होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। गुणसूत्रीय अनुवांशिकी की बात करेंगे। योगेश, ओ योगेश, ये मेरा एक टॉपिक ख़त्म कर दिया मैंने प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का। अब ये 12वीं का हुआ है, पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर मिला के। अब मैं 11वीं का शुरू कर